सुबह सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस चला गया। मैं अब बहुत कम हंसती थी। दिन भर खुद को घर के कामों में बिजी रखती या फिर अपने कमरे में बैठकर अपने हालात पर रोते रहती। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। घर से दोस्तों से फोन आते तो झूठ पर झूठ बोलती कि सब ठीक है, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं, जबकि सच्चाई कुछ और थी। मेरा वजन कम होने लगा था। पहले से शरीर थोड़ा कमजोर हो चुका था, लेकिन घर में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि घर में खाने पीने की कमी थी, लेकिन खाया पिया शरीर को लग ही नहीं रहा था। राघव की बहनों के फोन आते रहते थे और वो सब भी बस मुझे समझाया करती, सलाह देती कि मैं राघव को अपने कंट्रोल में लूं। मैं अक्सर सोचती कि एक इंसान को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में दर्द को लेकर मुझे 2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। पहली बार मम्मी के कहने पर राघव लेकर गया और दूसरी बार पापा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि राघव अच्छा इंसान है या बुरा। कभी कभी लगता उससे फर्क पड़ता है, लेकिन अगले ही पल वह मुझे फिर नजरअंदाज कर देता। वो मुझसे क्या चाहता था मैं खुद नहीं जानती थी। एक सुबह मेरी आंख खुली, मैं उठकर बाथरूम में चली आई। अचानक से दर्द होने लगा और आज दर्द के साथ उल्टियां भी हो रही थी। मेरी तबीयत खराब होने लगी। जैसे तैसे करके मैं बाथरूम से बाहर आई। राघव बिस्तर पर बैठा अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं अपना पेट पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मेरा चेहरा लाल हो चुका था और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने एक नजर मुझे देखा और वापस अपना ध्यान प्रेस पर जमा लिया। उस वक्त मैं ना तो कुछ कहने की स्थिति में थी, ना ही कुछ सुनने की। मैं बस रोते रही। राघव उठा और मुझे देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैंने थोड़ी हिम्मत की, अपने आंसू पोंछे और जैसे तैसे करके नीचे चली आई। मुझे रोते देखकर राघव की मम्मी ने कहा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। एक काम करो, थोड़ी देर गैलरी में घूम लो, आराम आ जाएगा, उन्होंने कहा और दूध उबालने लगी। मैं उनकी बात मानकर गैलरी में चली आई और घूमने लगी। दर्द कम नहीं हुआ और उस दर्द से भी ज्यादा दर्द था राघव की बेपरवाही का। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। गैलरी में घूमते हुए खिड़की के पास से गुजरते मैंने सुना राघव की मम्मी राघव से कह रही थी, उससे जाकर पूछ ले हॉस्पिटल दिखाकर लाना है क्या, ये रोज रोज का नाटक हो चुका है उसका। उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस कोशिश करने लगी कि कैसे भी करके ये दर्द कम हो जाए। जब सहन नहीं हुआ तो मैंने अपना सर दीवार से लगा लिया। राघव मेरी तरफ आया और थोड़ा गुस्से से कहा, एक दिन मर जाएगी ऐसे। उसकी आवाज सुनकर मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। वह मेरे पास आया और मेरे बगल में खड़े होकर कहा, हॉस्पिटल जाना है? इमरजेंसी जाकर इंजेक्शन और पेन किलर खाते खाते मैं थक चुकी थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। उसे शायद मेरी ना का ही इंतजार था। उसने मेरी ना सुनी और वहां से चला गया। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट गई। मम्मी गुस्सा थी क्योंकि आज घर का कोई काम मैंने नहीं किया था। पापा को जब पता चला तो उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया और राघव के छोटे भाई के साथ मुझे वहां बुला लिया। मेरे कुछ टेस्ट करवाए और दवा लेकर वो मेरे साथ घर चले आए। मम्मी को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो चुप रही। दोपहर में दवा लेकर मैं सो गई। शाम में उठकर जब नीचे आई तो देखा सपना दीदी और उनके दोनों बच्चे घर आए हुए हैं। दीदी की बेटी आते ही मुझसे चिपक गई। उनका बेटा भी मेरे पास चला आया और मैं मुस्कुरा उठी। मुझे मुस्कुराते देखकर मम्मी ने दीदी से कहा, पूरे 4 दिन बाद मुस्कुराई है ये? हाँ, मुझे पता चला इसके किडनी स्टोन के बारे में। अब दर्द कैसा है? सपना दीदी ने पूछा। ठीक है, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, मैंने कहा तो उन्होंने मना कर दिया और हॉल में आ बैठी। जज आउट ऑफ स्टेशन गए थे, इसलिए दीदी 2 दिन के लिए यहाँ आ गई। उन्हें और बच्चों को देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। शाम में राघव टीवी लेकर आया। उसने उसे हॉल में सेट कर दिया।
रात के खाने के बाद मैं गैलरी में अकेले बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी सपना दीदी वहां आई और दीवार के पास खड़ी होकर मुझसे बात करने लगी। बातों बातों में उन्होंने कहा, तू ना गुस्सा थोड़ा कम किया कर। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने कहा, कैसा गुस्सा? मैंने तो अभी तक कोई गुस्सा नहीं किया है। देख, राघव का नेचर ही ऐसा है, वो थोड़ा गुस्से वाला है और हम सबसे भी कम ही बात करता है, तो उसे थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश किया कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सपना दीदी ने कहा। मम्मी जी या राघव जी ने आपसे कुछ कहा क्या? मैंने पूछा। नहीं, मैं ये सब खुद से कह रही हूँ, दीदी ने कहा। और फिर जब तक सब बर्तन धुले वो मुझे नसीहतें देती रही जो मेरे किसी काम की नहीं थी। वो नसीहतें उस रिश्ते में काम आती है जो दोनों तरफ से हो। एक तरफा रिश्ते में वो नसीहतें किस काम की? देर रात तक सभी हॉल में बैठे बातें करते रहे। राघव दीदी और मम्मी के सामने भी मुझे घूंघट करना पड़ा और कुछ बोलने की इजाजत तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैं बस सिर्फ सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद उठकर मैं अपने कमरे में चली आई। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने उसूल, अपनी सोच को साइड कर मैंने दीदी के कहने पर राघव से प्यार से बात करने का सोचा और उसके आने का इंतजार करने लगी। देर रात राघव कमरे में आया। आज रोजाना की तरह मैं खामोश नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए राघव को देखा। मैं जानबूझकर उससे कुछ ना कुछ बात कर रही थी और उसके जवाब मेरे सीने में चुभ रहे थे। मैं उसके सामने जितना नरम हो सकती थी मैंने कोशिश की, लेकिन वो कठोरता से ही जवाब देता रहा। वह बिस्तर पर आ बैठा और कहा, तुम जाओ यहां से। आप जानते हैं मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप मुझसे बात करें या ना करें, मैं अपना फर्ज निभाती रहूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये ऐशो आराम की जिंदगी, गाड़ी, पैसा, घर, कुछ भी नहीं। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप जब ऐसे मुंह बना के घूमते हो तो अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से अपसेट हो और फिर मेरा मन भी खराब हो जाता है। मुझे कोई और नहीं चाहिए। आप मेरे लिए काफी हो। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। आप मुझसे अच्छे से बात भी कर लेंगे तो मेरे लिए काफी होगा। कहते कहते न जाने क्यों मैं भावुक होने लगी। भले ही ये सब बातें मैंने दीदी की नसीहत के बाद कही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं थी तो ये मेरे दिल का हाल ही। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, राघव ने मेरी तरफ देखकर कहा तो सहसा ही मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैं एकटक उसे देखती रही। कितनी आसानी से उसने मेरी आंखों को पढ़ लिया। हाँ, मुझे उससे प्यार हो चुका था और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैंने राघव से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं उसकी इस बात का जवाब देती इससे पहले ही उसने आगे कहा, लेकिन मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। पहले कभी रही होगी, लेकिन अब वो मैं फ्लश में बहा चुका हूं। उसकी बात सुनकर दिल टूट गया। कोई इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है? मैं बस बैठकर यही सोचने लगी। मुझे खामोश देखकर वह हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे अपने सीने में चुभती महसूस हुई। आंखों में भरे आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और सोने चली गई। ये सच था कि मैं गलत इंसान से प्यार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि राघव बदल सकता है। वो इंसान बदल सकता है जिसे मैंने खुद चुना था। रात भर मन में यही सब बातें चलती रही और नींद आ गई। सुबह राघव जल्दी ऑफिस चला गया। मैं नीचे चली आई। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और घर के कामों में लग गई। दीदी बच्चों के साथ बड़े भैया के घर चली गई। दोपहर बाद उन्होंने मुझे भी वहां आने को कहा। घर का काम खत्म करके मैं बड़े भैया के घर चली आई। मम्मी और राघव जी ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि मैं उन्हें घर की बातें ना बताऊं, ना उनसे ज्यादा बात करूं, इसलिए मैं उनसे कम ही बात किया करती थी। भाभी और दीदी ने बाहर जाने का प्लान बनाया और मुझे भी साथ चलने को कहा। हालांकि मम्मी ने मुझे जल्दी घर आने को कहा था, लेकिन वो लोग जिद करने लगे तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा। शाम में सभी वापस लौट आए। घर आए तो मम्मी का चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वो गुस्से में है, इसलिए मैं चुपचाप अंदर चली आई और किचन में काम करने लगी। दीदी, बच्चे और मम्मी हॉल में बैठे थे। कुछ देर बाद राघव ऑफिस से आ गया और हॉल में ही बैठ गया। राघव की नजर टीवी पर पड़ी तो वह उठा
और जेब से रुमाल निकालकर उसे पोंछने लगा। दीदी ने देखा तो कहा, ये तू क्यों कर रहा है? मृणाल को बोल दे, वो कर देगी। वो करती तो ये निशान रहता क्या? राघव ने बेरुखी से कहा। कर देगी, वो गांव से आई है ना, तो उसे अपने घर में ये सब नहीं देखा होगा, इसलिए उसे नहीं पता कैसे करना होता है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी, दीदी ने ताना मारते हुए कहा। उनके कहने का क्या मतलब था मैं समझ रही थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी और राघव थोड़े अच्छे घर से, पर यहाँ फर्क स्टेटस का नहीं था, फर्क था सोच का, जो दीदी और राघव की बातों से साफ झलक रही थी। खैर, मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपना काम करने लगी, क्योंकि ससुराल आकर एक लड़की को सबसे पहले यही सीखने की जरूरत है, वरना वो ससुराल में निभा नहीं कर पाएगी। मैं मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। अगली सुबह राघव फिर जल्दी उठ गया। उसे किसी मीटिंग में जाना था। दीदी की कुछ नसीहतें अभी भी मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने उसके साथ बहुत प्यार से पेश आने की कोशिश की, लेकिन राघव में कोई बदलाव नहीं था। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसकी जिंदगी में मेरा होना या ना होना बराबर है। मैंने उसकी मीटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा और उसे छोड़ने गेट तक चली आई। उसने पलटकर भी नहीं देखा और चला गया। मुझे घर और अपने लिए कुछ सामान खरीदना था, इसलिए दीदी और बच्चों के साथ मॉल चली आई। सामान खरीदते हुए मेरी नजर चॉकलेट्स और ओरियो बिस्किट पर चली गई। राघव मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करे, मेरे मन में अभी भी उसके लिए इज्जत और प्यार था। मैंने उसके लिए वो सब खरीदा जो उसे पसंद था और लेकर घर चली आई। शाम में दीदी और बच्चे अपने घर चले गए। मेरा मन एक बार फिर उदास हो गया। बच्चों के साथ से ही सही, मैं कुछ वक्त के लिए अपना दर्द भूल चुकी थी। सब खाना खाकर सोने चले गए। मैंने राघव को फोन लगा दिया। उससे घर आने का पूछा तो उसने आधे घंटे बाद आने की बात की। जब राघव आएगा तब मैं साथ में ही खाना खा लूंगी, मैंने खुद से कहा और हॉल में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। 1 घंटा बीत गया लेकिन वो नहीं आया। फिर मैंने फोन किया तो उसने 1 घंटे का कहा। मैं फिर बैठकर इंतजार करने लगी। रात के 11 बजने लगे और साथ ही मेरी भूख भी मर चुकी थी। मैंने वहीं सोफे के हत्थे से अपना सर लगा लिया और मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद फोन बजा। राघव बाहर खड़ा था। मैंने उठकर दरवाजा खोला। राघव अंदर चला आया। मैंने खाने का पूछा तो राघव ने कहा कि वह बाहर से खाकर आया है और ऊपर कमरे में चला गया। मैं खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राघव ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और खाना खाने का मन नहीं हुआ। मैंने 1 गिलास पानी पिया और ऊपर कमरे में चली आई। राघव खिड़की के पास खड़ा बोतल से पानी पी रहा था। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, कैसी रही आपकी मीटिंग? ठीक थी, लगता है इस बार काम हो जाएगा। राघव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, महादेव की कृपा से सब हो जाएगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यार भूख लगी है, मैंने शाम में बहुत जल्दी खाना खा लिया था। राघव ने पलट कर कहा, किचन में खाना रखा है, मैं गरम करके ले आऊं? मैंने उठते हुए कहा, नहीं खाना तो नहीं खाऊंगा, कुछ और है क्या? राघव ने पूछा, मैं कुछ और बना दूं? वैसे नमकीन भी रखा है नीचे और फल है, वो ले आऊं? मैंने पूछा, दूध रखा है क्या? राघव ने पूछा। उसे शाम में हमेशा ठंडा दूध पीने की आदत थी। हाँ रखा है, मैं अभी लाती हूँ, मैंने कहा और नीचे चली आई। मैंने फ्रिज से दूध का पैकेट लेकर ग्लास में निकाल दिया। साथ ही एक बिस्किट का पैकेट भी लिया क्योंकि उसे दूध के साथ ओरियो खाना पसंद था। राघव ने दूध बिस्किट खाया और कुछ देर बाद सोने चला गया। वह खुद से कभी मुझसे बात नहीं करता था और अब मैंने भी उससे जिद करना छोड़ दिया था। एक सुबह हॉल की सफाई करते हुए टीवी के ऐड ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं रुककर उसे देखने लगी। वह किसी पाकिस्तानी सीरियल का ऐड था। एक लड़की जो दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बनना चाहती है, उसे देखने जो लड़का आता है वह कहता है कि शादी के बाद वह उसके इस सपने को पूरा करेगा। लेकिन शादी के बाद पहली ही रात वही लड़का उस लड़की से कहता है, ये किताबें लिखना बंद करो और घर संभालो, अब यही तुम्हारी दुनिया है और यही तुम्हारा काम।
उस ऐड को देखकर न जाने क्यों उस लड़की में मैंने खुद को देखा और मन में अजीब सा ख्याल आया। मैं खुद से कहने लगी, यहाँ आने के बाद मैंने कभी राइटिंग के बारे में सोचा ही नहीं। मैं अपने सपनों को कैसे भूल सकती हूँ? अगर राघव ने भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया तो? नहीं, राघव ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने मुझसे वादा किया था वो राइटिंग में मेरा साथ देगा। ऐसी बातें करके मैं खुद को तसल्ली दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल बार बार आ जा रहे थे। शाम में राघव घर आया। मैंने हमेशा की तरह पानी का ग्लास ले जाकर उसे दे दिया। उसने ग्लास लिया और साइड में रख दिया। मुझे दवा लेनी थी, इसलिए मैंने ड्रॉप को पानी से भरे ग्लास में डाला और मिक्स करने लगी। राघव पानी लिए मेरी तरफ आया और मुंह में भरा पानी किचन के सिंक में थूक दिया। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने कहा, आपको वहां नहीं थूकना चाहिए था, वो किचन का सिंक है, वहां पीने का पानी भी रखते हैं। मेरी बात राघव को इतनी बुरी लगी कि वह जाते जाते पलटा और मेरी तरफ आया। उसने एक बार फिर अपने मुंह में पानी भरा और मेरे हाथ में पकड़े ग्लास में थूक दिया। वो ग्लास जिसमें पानी के साथ मेरी दवा भी थी। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसकी इस हरकत पर मैंने अपने दांत भींच लिए और आंखें मूंद ली। एक शाम मैंने उससे सम्मान मांगा था और आज ये करके उसने मुझे एहसास दिला दिया कि इस घर में मेरी यही औकात है। जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की मैंने राघव के सामने बात की थी, वह उसी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाकर चला गया। मेरा आत्मसम्मान नीचे गिरा, मुझ पर हंस रहा था। अगले ही पल राघव की मम्मी वहां आई तो मैंने उनसे पहली बार हिम्मत करके ये सब कहा और कहा, आप उन्हें समझा दीजिए, मैं ऐसी हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर चली गई। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, कभी भी किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम ना करें, क्योंकि एक आत्मसम्मान ही ऐसी चीज है जिसकी बदौलत आप जिंदगी की हर ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। सो कीप इन योर माइंड। मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ।